जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश के बारे में। यहाँ से आप कंपटीशन के कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे एक क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं प्रकाश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले हम लोग इससे रिलेटेड फैक्ट को देखेंगे। उसके बाद जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्रकाश क्या है। पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, प्रकाश क्या है, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रकाश है क्या, तो लिखना है प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम आँख की उपस्थिति में, यदि आँख नहीं रहेगा क्या हमें कुछ दिखाई पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो हम आँख की उपस्थिति में किसी वस्तु को देख पाते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। फिर से सुनिएगा, प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम आँख की उपस्थिति में किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। उम्मीद है आप प्रकाश समझ गए हैं। अब देखिए, अंधेरे में कोई वस्तु दिखाई पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश नहीं है। अब दिन में हर एक वस्तु दिखाई पड़ता है, क्यों पड़ता है, क्योंकि हर एक दिन में जो है प्रकाश क्या है, उपस्थित है, ठीक है। तो यही बात है, प्रकाश की सहायता से हम लोग किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। तो यानी कि प्रकाश क्या है ये आप समझ चुके हैं। अब देखिए तीसरी बात, दूसरा बात इसमें क्या है कि एक वर्ड आएगा इसमें, पारदर्शी आएगा। कौन सा वर्ड आएगा, पारदर्शी। दूसरा वर्ड आएगा पारभासी आएगा। तीसरा आएगा अपारदर्शी। समझिएगा इसको ध्यान से, ये क्या वर्ड है। पहला क्या वर्ड आएगा, पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब क्या है, पारदर्शी का मतलब क्या है, पारदर्शी वे पदार्थ होते हैं जिससे होकर प्रकाश हम लोग यदि गुजारेंगे ना, तो प्रकाश क्या होता है, आर पार हो जाता है। जिससे होकर प्रकाश को गुजारने पर प्रकाश क्या होता है, आर पार हो जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। जैसा कि देखिए ये एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, प्रकाश को गुजार रहे हैं, तो ये प्रकाश क्या होगा, डायरेक्ट क्या होगा, इधर निकल जा रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी। पारदर्शी वे पदार्थ होते हैं जिससे होकर प्रकाश क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। अपारदर्शी हो गया। दूसरा वर्ड होता है अपारदर्शी। पारदर्शी का जस्ट अपोजिट होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी क्या होता है कि वे वस्तुएं जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं जा पाते हैं, जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं जा पाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे टेबुल है, टेबुल पे यदि आप प्रकाश मारिएगा, क्या टेबुल के इस पार से उस पार प्रकाश जाता है, हो नहीं जाता है ना। तो वही बात है अपारदर्शी। जैसे ईंटा पे प्रकाश डालिए तो क्या ईंटा से प्रकाश होके गुजरता है, क्या नहीं गुजरता है। तो यानी कि अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ क्या हो गया, टेबुल, कुर्सी, ईंटा जो भी है, हर एक वो पदार्थ जिससे होके प्रकाश आर पार नहीं जा पाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। तो पहला आप पारदर्शी समझ चुके हैं, दूसरा आप अपारदर्शी समझ चुके हैं, तीसरा वर्ड होता है पारभासी वर्ड। तो ये पारभासी वर्ड होता क्या है, पारभासी है क्या, पारभासी का मतलब ये होता है जो प्रकाश के छोटे से कण को, यानी कि जो प्रकाश के छोटे से भाग को अपने से होके जाने देता है। जैसे आप तेल लगा हुआ कागज देखते हैं, देखे हैं बचपन में हम लोग ऐसे जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, पेपर जो बनता था वो कार्बन पेपर। कार्बन पेपर हम लोग बचपन में ऐसे बनाया करते थे, ठीक है। कार्बन पेपर क्या करते थे, जैसे पेपर हो गया, कॉपी का पेज हो गया, पेज को क्या करते थे, उसको हम लोग उस पर थोड़ा सा तेल लगा देते थे। उसको हम लोग क्या करते थे, मतलब जो तावा या क्या बोलते हैं, तावा जो होते हैं, तावा के ऊपर क्या रहता था, ये
काली लेप रहती थी, काली लेप उसको लगा देते थे, बस वो क्या बन जाता था, उसको सुखा देते थे तो वो कार्बन पेपर तैयार हो जाता था। तो वही बात है, जिससे आप तेल लगा हुआ कागज देखे होंगे, तेल लगे हुए कागज जो होते हैं उस पर जब प्रकाश आप डालिएगा तो प्रकाश के कुछ ही भाग को वो क्या करता है, निकलने देता है। ठीक है, प्रकाश के कुछ ही भाग को वो क्या करता है, निकलने देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या देखें, प्रकाश क्या है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आंख की उपस्थिति में देख पाते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग देखिए पारदर्शी। पारदर्शी वे पदार्थ होते हैं जिससे होके प्रकाश आर पार हो जाते हैं। दूसरा अपारदर्शी, जिससे होके प्रकाश आर पार नहीं हो पाते हैं, उससे अपारदर्शी। तीसरा पारभासी है। पारभासी का मतलब क्या है, पारभासी का मतलब क्या है, तीसरा हम लोग क्या लिखे, पारभासी। पारभासी का मतलब ये होता है कि जो प्रकाश के एक छोटे से कण को अपने से होके गुजरने देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। उम्मीद है आप इतना समझ चुके हैं, समझ गए। दूसरी बात देखिए, हम इससे पहले जो ध्वनि चैप्टर पढ़ाए थे उसमें बताए थे वेव मोशन के बारे में, यानी कि किसके बारे में बताए हैं, तरंग गति के बारे में। किन के बारे में बताएं आपको, तरंग गति। तरंग गति जो हम बताए थे उसमें तरंग गति जो होते हैं, तरंग गति दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं यांत्रिक और एक होते हैं क्या हो, अयांत्रिक होते हैं। ठीक है, एक क्या होते हैं, यांत्रिक। यांत्रिक जो होते हैं दो प्रकार का, एक तो अनुप्रस्थ होता है, एक क्या होता है, अनुप्रस्थ, और एक क्या बताए थे हम आपको, अनुदैर्घ्य बताए थे। अनुप्रस्थ का मतलब होता है जिसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यह हर एक माध्यम से होकर गुजर सकता है। तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, प्रकाश की प्रकृति जैसे लिखते हैं इसको, तो प्रकाश की प्रकृति यदि पूछेगा, प्रकाश की प्रकृति ये पूछता है, प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। कैसा होता है, अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ दो वर्ड आता है, एक अनुप्रस्थ आता है, एक अनुदैर्घ्य आता है। तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है, और ध्वनि की प्रकृति कैसी होती है, अनुदैर्घ्य होती है। समझ चुके हैं। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड देखिए, प्रकाश के दो सिद्धांत आते हैं। प्रकाश से रिलेटेड हम लोग कुछ देखते हैं। जैसे ये प्रकाश है, प्रकाश से रिलेटेड जो होते हैं दो सिद्धांत आए इसमें। ठीक है, प्रकाश से रिलेटेड दो सिद्धांत आए। एक तो इनका जो है, एक आया तरंग गति का सिद्धांत आया। कौन सा, तरंग गति। प्रकाश के द्वि सिद्धांत की यदि मैं बात करूं, पहला होता है तरंग के रूप में, दूसरा होता है कण के रूप में। ठीक है, प्रकाश किसके रूप में, पहला किसके रूप में चलते हैं, तरंग। तरंग के रूप में मतलब क्या हो गया, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। किसके रूप में चलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलते हैं। और दूसरा कण के रूप में। तो प्रकाश जो होता है फोटोन नामक कण के साथ चलते हैं। प्रकाश जो होते हैं, जैसे देखिए ये जो तरंग सिद्धांत होता है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, हाइजेनबर्ग के द्वारा। किनके द्वारा किया गया, हाइजेनबर्ग के द्वारा। ठीक है, तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, हाइजेनबर्ग ने। और दूसरा प्रकाश के कण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, न्यूटन साहब के द्वारा। समझ गए। तो प्रकाश की जो द्विप्रकृति होती है, प्रकाश की क्या होती है, ये द्विप्रकृति होती है। ठीक है, प्रकाश की जो दोहरी प्रकृति मॉडल है उसमें क्या है, तरंग और कण होते हैं। तरंग का मतलब जो है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा कण का मतलब होता है प्रकाश फोटोन नामक कण के साथ एक बंडल के रूप में चलते हैं। ठीक है, फोटोन नामक बंडल के कारण बंडल के रूप में चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रकाश की जो द्विप्रकृति है, तरंग हो गया, कण हो गया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं द्विप्रकृति। कौन सा बोलते हैं, द्विप्रकृति। ठीक है, एक होता है तरंग के रूप में, दूसरा किसके रूप में होता है, कण के रूप में होता है। अब हम लोग इसके बारे में क्या देखते हैं, ये जो तरंग और कण होते हैं,
ये जो तरंग और कण है ये किन किन सिद्धांतों की व्याख्या करता है। ये जो होता है तरंग और कण मिलकर के किन किन सिद्धांत की व्याख्या करता है, समझिएगा। सिद्धांत की व्याख्या, इसको ध्यान से समझिएगा। पहला तो ये क्या करता है, परावर्तन सिद्धांत की व्याख्या करता है। किसका व्याख्या करेगा, परावर्तन। हम लोग आगे देखेंगे परावर्तन क्या है। दूसरा किसकी व्याख्या करेगा, अपवर्तन की, ठीक है। तीसरा व्याख्या करता है व्यक्तीकरण की, ठीक है। तीसरा किसका, व्यक्तीकरण का। चौथा करता है विवर्तन का, किसका करता है, विवर्तन का। पांचवा जो करता है ध्रुवन का, क्या करता है, ध्रुवन का करता है। हम लोग क्या देखिए, पहला परावर्तन का करेगा, दूसरा अपवर्तन का करेगा, तीसरा व्यक्तीकरण का करेगा, चौथा विवर्तन का करेगा और पांचवा किसका करेगा, हो ध्रुवन का करेगा। अब जब इतना की व्याख्या ये कर पाता है तो किसकी व्याख्या नहीं करता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बोलेगा जो प्रकाश की द्विप्रकृति तरंग कण प्रकृति है ये किसकी व्याख्या नहीं कर पाता है, तो समझिएगा व्याख्या नहीं करता है, समझिए, व्याख्या नहीं करता है। किसका नहीं करता है, सबसे पहले ये प्रकाश जो होते हैं, प्रकाश सबसे पहले किसकी व्याख्या नहीं करता है, प्रकाश के जो होते हैं फोटोन सिद्धांत, यानी कि ये प्रकाश विद्युत प्रभाव, समझिएगा। प्रकाश का जो है विद्युत प्रभाव पहला किसकी व्याख्या नहीं करता है, पहला प्रकाश के विद्युत प्रभाव। दूसरा किसकी व्याख्या नहीं करता है, फोटोन के बारे में। किनके बारे में हो, फोटोन के, या कॉम्पटन सिद्धांत भी इनको बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्पटन सिद्धांत, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉम्पटन सिद्धांत। मतलब ये है कि प्रकाश की जो तरंग और कण प्रकृति है ये किसकी व्याख्या करता है, ये करता है आपका परावर्तन का, अपवर्तन का, व्यक्तीकरण का, विवर्तन का और ध्रुवन का, ठीक है। इन सबों की व्याख्या करता है। लेकिन व्याख्या किसका नहीं करता है, तो पहला हो गया प्रकाश का विद्युत प्रभाव, दूसरा हो गया कॉम्पटन प्रभाव। कौन सा प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव। इनका मतलब देखिए, इनकी व्याख्या ये नहीं करता है। जब ये व्याख्या इसका नहीं करता है तो व्याख्या कौन करेगा। एक आप पढ़े होंगे अल्बर्ट आइंस्टीन का एक सिद्धांत आया था, प्रकाश का फोटोन सिद्धांत आया था। कौन सा सिद्धांत आया था, प्रकाश का फोटोन सिद्धांत। समझिएगा, हम लोग दूसरा देखते हैं, प्रकाश की तरंग कण के रूप में समझ गए आप। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश का फोटोन सिद्धांत। कौन सा है, प्रकाश का फोटोन सिद्धांत, ठीक है। प्रकाश का कौन सा सिद्धांत है, फोटोन सिद्धांत। ये सिद्धांत एक्चुअली में दिया किसने, प्रकाश का जो फोटोन सिद्धांत है किसने दिया, ये दिया आइंस्टीन महोदय के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया, आइंस्टीन महोदय के द्वारा जो है प्रकाश की फोटोन सिद्धांत दिए गए। अब इन्हीं के द्वारा जो होते हैं, इन्हीं के द्वारा प्रकाश के विद्युतीय प्रभाव और दूसरा कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या की जाती है। समझ गए। अब यहाँ पे देखिएगा प्रकाश के फोटोन सिद्धांत का मतलब क्या है। प्रकाश जो होता है, इसका कहने का मतलब ये है कि प्रकाश जो होता है एक कण के रूप में गति करते हैं, जो कण, उस कण का नाम क्या है, फोटोन कण है। उनका नाम क्या है, फोटोन कण। मतलब ये है कि प्रकाश जो होते हैं फोटोन कण के रूप में गमन करते हैं। किन के रूप में, फोटोन कण के रूप में गमन करते हैं, ठीक है। किस रूप में गमन करेंगे, फोटोन कण के रूप में, ये याद रखिएगा। अब हम लोग ये चीज देख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा हम लोग देखते हैं, क्या आप प्रकाश समझ गए, प्रकाश समझ गए, पारदर्शी, पारभासी और पारदर्शी समझ चुके हैं। तीसरा देखिए आप, प्रकाश की तरंग और कण प्रकृति, ये किसकी व्याख्या करता है। तो पहला किसकी व्याख्या करता है, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवन और किसका, व्यक्तीकरण। इन सबों की ये व्याख्या करता है। लेकिन प्रकाश के विद्युतीय प्रभाव और प्रकाश के कॉम्पटन प्रभाव की ये व्याख्या नहीं करता है। समझ गए। अब उसके बाद जो होता है और उनकी व्याख्या करता कौन है, तो प्रकाश का फोटोन सिद्धांत।
प्रकाश का फोटोन सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन महोदय के द्वारा। आपसे बोलेगा प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया? अल्बर्ट आइंस्टीन महोदय के द्वारा। कॉम्पटन प्रभाव किसके द्वारा दिया गया? अल्बर्ट आइंस्टीन महोदय के द्वारा। समझ गए आप? समझ गए। एक फॉर्मूला और आता है, E बराबर जो होता है mc स्क्वायर किनके द्वारा दिया गया? E बराबर nc स्क्वायर भी अल्बर्ट आइंस्टीन महोदय के द्वारा। E बराबर nc का मतलब होता है, ये E जो है एनर्जी, m फॉर मास, c फॉर प्रकाश की चाल होता है। ठीक है, इस तरीके से ये आप याद रख सकते हैं। अब हम लोग दूसरा वर्ड देखते हैं प्रकाश के चाल के बारे में। किनके बारे में देखेंगे हो? प्रकाश की चाल। समझिएगा इसको ध्यान से। दूसरा वर्ड देखते हैं प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल, सबसे पहले जो प्रकाश की चाल जो है किनके द्वारा मापा गया था? रोमर के द्वारा। किनके द्वारा मापा गया? रोमर के द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा मापा गया? हम रोमर महोदय के द्वारा। तो प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने मापा? रोमर के द्वारा। कैसे मापा गया? जो बृहस्पति ग्रह होता है ना, उनकी गति को देख करके, किनकी गति को देख के? बृहस्पति ग्रह की गति को देख करके प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया? रोमर महोदय के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा ज्ञात किया गया? रोमर महोदय के द्वारा। अब यहां देखिए, प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये हर एक माध्यम से होकर के गुजर सकता है। अब यहाँ पे प्रकाश की चाल की यदि मैं बात करूं, जैसे हम लोग लिखते हैं हवा या निर्वात में, किसमें हो? हवा या निर्वात में। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर कितना होता है? सेकेंड होता है। समझिए, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा आप लिखिए वाटर के बारे में, जल। इसमें होता है 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो जल में कितना होता है? 2.25 लाख होता है। और हवा या निर्वात में कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और जल में कितना होता है? 2.25 लाख। समझ गए? अब उसके बाद थोड़ा सा आप समझिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे कि दिया है कांच के बारे में। किनके बारे में दिया है? कांच। कांच होता है एक्चुअली में 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझिएगा, इसके पीछे तारपीन का तेल है। कौन सा तेल है? तारपीन का तेल। ठीक है, तारपीन का तेल। और इसके नीचे हो गया नाइलॉन। इसके नीचे कौन सा हो गया? हम नाइलॉन हो गया। ठीक है, अभी समझिएगा इसको। नाइलॉन या रॉक साल्ट दोनों का एक ही होता है। अब समझिए यहाँ पे, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उससे थोड़ा सा कम होता है जल में। कितना होता है? 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब कांच में कितना होता है? 2 गुना 10⁸। ठीक है, अब क्या कीजिए, 2 में 0.4 जोड़ दीजिए। कितना? 2.04 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। हो गया ना? हो। अब देखिए, इसी में आप 0.4 को माइनस कर दीजिए। क्या कीजिए? 0.4 को माइनस कीजिएगा, कितना बच रहा है? 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप ऐसे ही याद रखें इसको। ठीक है, हम लोग क्या देखें, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुना 10⁸ होता है। जल में कितना होता है? 2.25 लाख होता है। कांच में कितना? 2 गुना 10⁸। कांच में 0.4 जोड़ दीजिए, किसका प्राप्त होगा? किसका प्राप्त होगा? तारपीन के तेल का। 0.4 आप माइनस कीजिए, किसका क्या प्राप्त होगा? 1.96। किसका है वो? नाइलॉन का है या रॉक साल्ट का है? उम्मीद आप इधर समझ चुके हैं, समझ गए ना? अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है, कौन सा? सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंचने में कितना सेकंड लेता है? समझिएगा इसको। सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? समझिएगा इसको। ये समय लेगा 499 सेकेंड। ठीक है,
कितना सेकंड लेगा वो? 499 सेकंड। इसको आप किस में कन्वर्ट कीजिए? मिनट में। तो 499/60 कितना हो रहा है वो? कितना हो रहा है बताइए? 8 6 के 48 हो रहा है। 48 है ना हो रहा है? 8 6 के 48, 8 मिनट कितना सेकंड हो रहा है? 20 सेकंड के आसपास हो रहा है। 8 मिनट कितना हो रहा है? 20 सेकंड लिख दीजिए, या कितना लिखिए इसको? 19 सेकंड हो रहा है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचने में कितना समय लेगा? 8 गुना 10 पर पावर कितना लेगा? 8 मिनट 19 सेकंड या 499 सेकंड। ठीक है, वही बात है। दूसरा बात है चंद्रमा का प्रकाश। किसका हो? चंद्रमा। चूंकि चंद्रमा का कोई प्रकाश है क्या? चंद्रमा का अपनी प्रकाश है क्या? नहीं है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा पे क्या होता है, जिससे समझाते हैं अभी। चंद्रमा का प्रकाश कितना में पहुंचेगा? चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर जो होता है, पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितना समय लेता है? 1.28 सेकेंड लेता है। कितना लेगा? 1.28 सेकेंड। अब इस वर्ड को थोड़ा समझिए, जैसे कि इसको मिटा सकते हैं थोड़ा सा। अब समझिएगा इसको, क्या बात है ये। जैसे हम क्या बोले, चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचने में 1.28 सेकेंड लेता है। इनका मतलब समझिए, जैसे ये आपका क्या है? हो सूर्य है। ये आपका क्या है? सूर्य है। ये प्रकाश निकाल रहा है। ठीक है, ये प्रकाश क्या कर रहा है? निकाल रहा है। यहाँ पे आपका क्या है? चंद्रमा है, और यहाँ पे जो है आपका क्या है? पृथ्वी है। ये आपका सूर्य हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया? चंद्रमा हो गया, और ये आपका क्या हो गया? पृथ्वी। ठीक है, अब ये सूर्य का प्रकाश क्या कर रहा है? यहाँ पे पहुंच रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये चंद्रमा पे पहुंच रहा है। समझ रहे हैं? ये सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे क्या कर रहे हैं? पहुंच रहा है। और ये प्रकाश जब चंद्रमा पे पहुंच रहा है तो क्या हो रहा है? जिस भाग पे पड़ता है ना प्रकाश, वो भाग क्या होता है? चमकता है। मतलब वही भाग क्या होता है? दिखाई पड़ता है। और ये जो प्रकाश इस पे पड़ रहा है, यही प्रकाश परावर्तित होकर के किस पे पड़ता है? पृथ्वी पे पड़ता है। यही प्रकाश परावर्तित होकर किस पे आता है? पृथ्वी पे आता है। तो कितना टाइमिंग लेता है? 1.828 सेकेंड लेता है। तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लेगा? 1.28। डायरेक्ट यदि पृथ्वी से आएगा, डायरेक्ट यदि सूर्य से आएगा, ये लेगा 8 मिनट 19 सेकेंड का टाइमिंग लेगा। ठीक है, 8 मिनट कितना का समय लेगा? 19 सेकेंड का। समझ गए आप? इस तरीके से समझ चुके हैं। आगे देखते हैं प्रकाश से रिलेटेड कुछ वर्ड को। प्रकाश का गमन किस प्रकार होता है? तो प्रकाश जो है एक सरल रेखा में गमन करता है। किस रेखा में गमन करता है? प्रकाश जो है वो एक सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, दूसरा वर्ड हम लिखे हैं प्रकाश की कणिका सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत हो? प्रकाश की कणिका सिद्धांत। हम इससे पहले भी इसको बता चुके हैं। प्रकाश की तरंग कण प्रकृति बताए हैं ना। तो प्रकाश की कणिका सिद्धांत दिया था न्यूटन साहब के द्वारा। किनके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा। दूसरा है प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ये दिया था हाइजेनबर्ग के द्वारा। किनके द्वारा दिया गया था? हाइजेनबर्ग के द्वारा। ठीक है, तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजेनबर्ग के द्वारा, प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन के द्वारा, प्रकाश का व्यक्तिकरण सिद्धांत दिया था किनके द्वारा? थॉमस यंग ने दिया था। किसने हो? थॉमस यंग महोदय के द्वारा। ठीक है, हम लोग इसको भी देखेंगे। जैसे आप ध्वनि के बारे में ध्वनि में देखे थे ना, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, व्यक्तिकरण, विवर्तन सब उसमें बताए हैं। वही यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे इसको। तो प्रकाश का जो व्यक्तिकरण सिद्धांत होता है किसने दिया? थॉमस यंग के द्वारा। और प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था किनके द्वारा? हो मैक्सवेल के द्वारा। ठीक है, तो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? मैक्सवेल के द्वारा। और प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत होता है, क्वांटम सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा? मैक्स प्लांक ने दिया। किसने दिया? मैक्स प्लांक ने। ठीक है, तो मैक्स प्लांक ने दिया क्वांटम सिद्धांत। हम बता चुके हैं प्रकाश का जो कंपटन सिद्धांत होता है,
ठीक है। तो वो सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन महोदय के द्वारा। किसके द्वारा? आइंस्टीन महोदय के द्वारा, ठीक है। और ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी खोज किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन महोदय के द्वारा। उम्मीद है आप इतना चीज समझ चुके हैं, समझ गए आप? ये पारदर्शी पारभासी से समझ गए हैं हम प्रकाश में क्या क्या सब देख चुके हैं। इसको मिटा दें, देखिए अब इसको जरूर आप याद रखें। यदि आप 11th में हैं तो 11th में ये सब है। अब यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, हम अभी क्या पढ़े हैं? प्रकाश के क्या है ये पढ़ लिए। दूसरा पारदर्शी पारभासी और पारदर्शी के बारे में भी आप समझ चुके हैं। तीसरा आप क्या देखें? प्रकाश की तरंग जो कण प्रकृति है किसकी किसकी व्याख्या करता है, और प्रकाश की तरंग कण प्रकृति किसकी किसकी व्याख्या नहीं करता है। इनको आप देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश की चाल के बारे में आप देख चुके हैं, और प्रकाश से रिलेटेड जो भी सिद्धांत दिए गए हैं इनके बारे में भी आप देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन है क्या, समझिएगा। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन समझिएगा ये क्या है? प्रकाश का किसी वस्तु की सतह पे पड़ करके, प्रकाश का किसी वस्तु की सतह पे पड़ करके उसी माध्यम में लौटना। प्रकाश जिस माध्यम में आ रहा है उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? परावर्तन का मतलब है कि हम नहीं लिए, आपको हम क्या कर दिए? लौटा दिए, ठीक है, लौटा देना। यानी कि प्रकाश का जिस माध्यम से गया था उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। समझ गए? प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, समझे कि नहीं? प्रकाश का किसी सतह से टकरा करके वापस लौटने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। इसको लिख लीजिए। अब दूसरा जो वर्ड होता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परावर्तन के नियम समझिएगा, इसको ध्यान से। ये है वीवीआई। यदि आप 10th में हैं तो वीवीआई है, 11th में भी है तो उसमें भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, हालांकि 11th में ये चैप्टर नहीं है ऑप्टिक्स का, ये 12th में चैप्टर दिया गया है। अब यहाँ पे समझिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम है क्या। सबसे पहले हम लोग जो है एक ये समतल सतह बना लेते हैं। किस क्या बना लेते हैं? समतल सतह। ये समतल सतह किसका बनाते हैं? कांच का बना लिया। ये समतल सतह किसका है? आईना देखे हैं? आईना देख ले हैं कि नहीं? आईना पे जब आप टॉर्च से प्रकाश इधर से डालिएगा ना तो वो उधर निकलता है। तो मतलब क्या है? जिधर से आया उसी से उधर से न निकला हो, ऐसा तो नहीं कि बाईपास हो गया उससे, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो आईना पे जिस इधर से डाले हैं तो उधर से क्या हुआ? परावर्तित हुआ। मतलब माध्यम तो एक ही है, माध्यम वो अपना बदला तो नहीं है। तो वही बात यहाँ पे देखिए, ये क्या है? समतल सतह है। ये क्या है? समतल सतह। इसको हम लोग बोलते हैं समतल सतह। समझिएगा इसको, ये हो गया आपका समतल सतह। आने वाले प्रकाश को बोलते हैं, आने वाले प्रकाश को आपतित। आने वाले को क्या बोलते हैं? आपतित। जाने वाले को बोलते हैं परावर्तित। आने वाले को क्या बोलेंगे? आपतित। जाने वाले को परावर्तित। मान लिया जाए हम टॉर्च से प्रकाश जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं? भेज रहे हैं। इस सतह पे टॉर्च का लाइट क्या हुआ? मारे, ठीक है, मार दिया। जब इस सतह पे हम टॉर्च का लाइट मारे हैं तो जिस एंगल से ये आया है ना उसी एंगल से ये क्या होगा? वापिस लौटेगा। तो मतलब ये आने वाला प्रकाश है और ये क्या है? जाने वाला प्रकाश है। तो आने वाले प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहेंगे? आपतित किरण। इसका मतलब है आने वाला प्रकाश, ठीक है। आने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं हम लोग? आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। और ये भाग जो ये तो आया था यहाँ पे पढ़ करके क्या हो गया? ये वापिस चला गया। तो जाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित है, ठीक है, परावर्तित किरण बोलते हैं। तो आने वाले को आपतित, जाने वाले को परावर्तित। ये होता है जाने वाला प्रकाश, ठीक है, जाने वाला प्रकाश, ठीक है। तो जाने वाले प्रकाश को क्या बोलते हैं? परावर्तित हैं। तो आपतित किरण का मतलब है किसी सतह पे पड़ने वाले प्रकाश को आपतित किरण।
और किसी सतह पे पड़ करके लौटने वाले प्रकाश को परावर्तित किरण। अब यहाँ पे समझिए, हम लोग ये खींच दिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, एक अभिलंब डाल रहे हैं। क्या डाल दिए हो, अभिलंब डाल दिए, समझ गए। इस पे हम लोग क्या डाल दिए, अभिलंब। क्या डाल दिया, ये अभिलंब। अभिलंब आप जान रहे हैं ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। अभिलंब कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अभी इसमें आप देखिएगा, ये हो गया आपका अभिलंब, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अभिलंब, ठीक है। ये अभिलंब, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, समझिएगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है, ये क्या एंगल बन रहा है ना हो, और यहाँ पे भी एंगल बन रहा है कि नहीं, ये बताइए। यहाँ पे भी एंगल बन रहा है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, इसको आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण कहते हैं। दूसरा, अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। समझ गए आप, समझे कि नहीं। आने वाले प्रकाश को आपतित, जाने वाले प्रकाश को परावर्तित। मतलब किसी सतह पे पड़ने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, और किसी सतह पे पड़ करके लौटने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लाइनिंग खींची जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो आपतित किरण जो होता है इसको हम लोग इंडिकेट कर लेंगे किससे, आपतन कोण को इंडिकेट करते हैं आई से। किससे इंडिकेट करेंगे, आई से। और परावर्तन कोण को इंडिकेट करते हैं हम लोग आर से। समझिए, आपतित किरण को आई से, परावर्तन आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, आर से। उम्मीद है आप इतना समझ गए हैं, समझ चुके हैं। अब इसका नियम एक्चुअली में कहता क्या है, नियम ये होता है, इसको हम लोग देखिएगा। पहला हम लोग क्या देख रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आपतन बिंदु। जहाँ पे ये तीनों क्रियाएं होती हैं उसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। मतलब समझिए ना, आने वाला प्रकाश तो आपतित किरण हुआ, और जिस जहाँ पे आकर के टकराया ना उसी को कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं उसको, आपतन बिंदु। इसका यदि आप नियम लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, आपतित किरण, समझिएगा, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण। दूसरा क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु देखे हैं वो, आपतन बिंदु पर कहाँ पे क्या डाले हैं, लंबे। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब कहाँ पे है बताइए, इस समतलीन पॉइंट है। तीनों क्या है, एक ही समतल पे है, लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, यही लिखे हैं वो। ये प्रकाश के परावर्तन का हो गया पहला नियम। हम क्या लिखे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों क्या है, बराबर है। समझ चुके हैं। दूसरा, जितना का ये एंगल बनेगा ना हो उतना का ही ये भी एंगल बनेगा। यदि हम जितना की, जैसे ये प्रकाश हो गया, ये मान लीजिए शीशा है, इसको यदि इस एंगल से मारेंगे तो इधर भी इसी एंगल से लौटेगा, ठीक है। यदि प्रकाश 45 डिग्री के एंगल पे पड़ता है, किसी सतह पे पड़ रहा है, तो आगे जो लौटेगा ना वो 45 पे लौटेगा। समझ चुके। दूसरा नियम आप इसमें ये लिख सकते हैं, दूसरा जो नियम है आपतन कोण, क्या हो, आपतन कोण, तो देख लिए ये आपतन कोण, आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। क्या होता है, परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम लोग किससे इंडिकेट कर रहे हैं, एंगल आई से, परावर्तन कोण को एंगल आर से।
समझ गए। तो यही दो वो नियम है। पहला क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में है। दूसरा आपको लिखा है आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। समझ गए आप, रिफ्लेक्शन ऑफ क्या हो गया, लाइट। इस तरीके से प्रकाश के परावर्तन के नियम आप समझे। इसमें आपतित किरण किसको बोलते हैं बताइए। आपतित किरण का मतलब है किसी सतह पे पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। दूसरा परावर्तित किरण, किसी सतह पे पड़ करके लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। और ये समझ गया आपतन कोण क्या होता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। समझ गए। इस तरीके से ये नियम आप जरूर याद। अपन एक्चुअली में होता क्या है, आप देखिए सबसे पहले जो आईना होता है, आईना जो है जैसे आईना देखिएगा, समतल दर्पण का मतलब क्या है, समतल सतह, समझिएगा, समतल सतह हो गया, ये क्या बना दिए, समतल सतह। इसका जो ये पार्ट होता है अंदर वाला जो अंदर वाला जो पार्ट होता है, सॉरी ये अंदर वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्या होता है इसका, ये पार्ट क्या होता है, वो अंदर वाला जो पार्ट होता है, समझिएगा इसका। यानी कि एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, समतल दर्पण ये क्या है, सतह है, ये क्या बना दिया, सतह। इसका ये है पीछे वाला भाग, ठीक है, ये आईना का क्या है, पीछे वाला भाग है, समझिएगा इसको। ये जो होता है पीछे वाला पार्ट है, ये क्या होता है, रजतीत, मतलब कलई किया हुआ। मतलब क्या होता है कि इसमें जो होता है चांदी या पारा का लेप चढ़ा रहता है, ठीक है, लेप चढ़ा रहता है, ठीक है, इस पे चांदी या पारे का क्या होता है, लेप चढ़ा रहता है। समतल दर्पण है क्या, समतल दर्पण का मतलब ये होता है जो वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनाता हो, जो वस्तु का क्या है, बराबर प्रतिबिंब बनाते हो। जैसा वस्तु दिख है वैसा ही वस्तु का वो क्या करेगा, प्रतिबिंब दिखाएगा, ठीक है। समतल दर्पण जो होते हैं, समतल दर्पण क्या करते हैं, का परावर्तक सतह क्या होता है, समतल दर्पण का जो परावर्तक सतह है वह क्या होते हैं, समतल होते हैं। और ये वस्तु का प्रतिबिंब जो होते हैं क्या करते हैं, बराबर बनाते हैं। समतल दर्पण में एक्चुअली में आप ये चीज याद रखिए, जैसे ये समतल दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा बताइए। प्रतिबिंब जो बनता है यही याद रखना है। पहला काल्पनिक, कैसा बनेगा, काल्पनिक, काल्पनिक या इसी का दूसरा नाम है आभासी। दूसरा नाम क्या, आभासी। दूसरा कैसा बनेगा, काल्पनिक या आभासी। समतल का मतलब होता है बराबर। दूसरा कैसा बनेगा, बराबर बनेगा, कैसा, बराबर। तीसरा बनेगा पार्श्व रूप से उल्टा होगा, पार्श्व उल्टा बनेगा, ठीक है। तीसरा कैसा बनेगा, पार्श्व उल्टा। तो हम लोग समतल दर्पण में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो समतल दर्पण में काल्पनिक, पार्श्व उल्टा और कैसा बनता है, प्रतिबिंब बराबर बनता है। काल्पनिक, पार्श्व उल्टा और कैसा बनता है, वो बराबर बनता है। अब इसमें समझिएगा, जैसे ये दर्पण है ना, जैसे ये दर्पण है, समझिए, जैसे ये समतल दर्पण बना दिए, इसका पीछे का भाग क्या है, इस पे चांदी या पारे का लेप चढ़ा हुआ है, ठीक है, चांदी या पारे का लेप चढ़ा हुआ है। अब देखिए इधर से क्या हो रहा है, प्रकाश पड़ रहा है, या हम लोग, ये आईना है, ठीक है, आईना है, इधर से हम लोग इसमें ठहरा होकर मुंह देख रहे हैं, ठीक है, मुंह क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब मुंह है नहीं दिखता है, बच्चा सब तो दौड़ लो आता है ना, तो इसमें हम लोग मुंह देख रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं और अपने प्रतिबिंब को देख रहे हैं। अब समझिएगा, इसमें पहला प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। दूसरा कैसा बनेगा, काल्पनिक। तीसरा कैसा बनेगा, पार्श्व रूप से उल्टा बनेगा, ठीक है, पार्श्व रूप से क्या बनेगा, उल्टा। अब यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे कंडीशन समझिएगा, यदि कोई व्यक्ति, समझिएगा, यदि कोई व्यक्ति भी चाल से
आता है तो समतल दर्पण में 2v चाल से आता प्रतीत होता है। समझिएगा इसको, इसका मतलब क्या है, ये समतल दर्पण है, हम लोग इसकी तरफ जो है मान लिया जाए 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आ रहे हैं, तो समतल दर्पण में जब हम अपने आप को देखेंगे तो उसमें उसका जस्ट डबल लगेगा, तो यानी कि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, कितना के रफ्तार से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। यानी कि मतलब है यदि व्यक्ति भी चाल से आएगा ना इनकी तरफ, तो उसका जो दर्पण, समतल दर्पण में जो वस्तु देखेगा तो किस चाल से दिखाई पड़ेगा, 2v चाल से। किस चाल से, 2v चाल से। दूसरा कंडीशन है यदि थीटा कोण घुमा दिया जाए, ठीक है, घुमा दिया जाए तो 2 थीटा घूम जाता है, 2 थीटा घूम जाता है। समझे, मतलब ये है कि यदि इसको हम लोग थीटा से परावर्तित करेंगे, ये कितना के घूमेगा, 2 थीटा। हर एक चीज में ये डबल होता है, हर एक चीज में क्या हो रहा है, ये डबल हो रहा है। पहला क्या देखें, यदि भी चाल से आएगा तो वो उसमें समतल दर्पण में देखने पर क्या प्रतीत होगा, 2v चाल से। यदि वो थीटा से आ रहा है तो समतल दर्पण में देखने पर कैसा लगेगा, वो 2 थीटा के वेग से वो आ रहा है। ठीक है, तीसरा कंडीशन हम ये देखते हैं, और तीसरा कंडीशन देखिएगा, यदि समतल दर्पण में, यदि समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखना हो तो समतल दर्पण की लंबाई वस्तु की क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। समझिएगा हम क्या बोले हैं, बताइए। यदि समतल दर्पण में आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, यदि आपकी हाइट कितना है, 6 फीट है, समझिए, आपको समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो समतल दर्पण कितना हाइट का होना चाहिए, 6/2 मतलब कितना का, 3 फीट का होना चाहिए। समझ गए। यदि किसी वस्तु को अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना हो तो उसे उस व्यक्ति का जो है कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए। समझ गए। पहला क्या बोले, यदि भी चाल से आएगा तो प्रतीत कैसा होगा, 2v चाल से। यदि थीटा कोण घुमाएंगे तो कितना घुमा प्रतीत होगा, 2 थीटा। समझ गए। पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई क्या होनी चाहिए, बताइए तो, आधा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, आधा होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन ये होता है, समझिएगा, तीसरा कंडीशन ये है आपके पास में कि जैसे 2 समतल दर्पण है, जैसे भूल भुलैया घर देखे हैं, भूल भुलैया घर कभी गए हैं कि नहीं, तो भूल भुलैया घर जब जाइएगा उसमें शीशा लगा हुआ रहता है, उसमें शीशा में जो आपको बहुत सारा प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। समझ गए, बहुत सारा प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। वो डिपेंड किस पे करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। यदि हम लोग ये भी है समतल दर्पण और ये भी क्या है, हो समतल दर्पण है। समझिएगा, ये भी क्या है, समतल दर्पण, ये भी समतल दर्पण। समझिएगा इसको ध्यान से, पहले पीछे के भाग दोनों का रस्तित किया यानी कि कलई किया हुआ है। अब समझिए, ये दोनों मान लिया जाए थीटा कोण से क्या है, झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है, थीटा कोण से। इधर भी कितना का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। इधर भी 60, इधर भी 60। तो प्रतिबिंब क्या वो बनेगा, बताइएगा, प्रतिबिंब कितना बनेगा। सिंपली क्या करना है, तो 360 बाय कितना कर देना है, थीटा कर देना है। कितना करना है, 360 बाय थीटा। ठीक है, 360 बाय कितना करना है, थीटा करना है। और यदि 360 बाय थीटा यदि कर देना है, समझिए 360 बाय 60 है, -1 कीजिए, कितना
5। यदि यही हम लोग इसको घुमा करके कितना कर दें हो, यदि थीटा बराबर कितना हो 30 डिग्री हो, तो 360/30 बराबर कितना 12 - 1 बराबर क्या वो प्रतिबिंब प्राप्त होगा 11 गो। दूसरा, यदि थीटा बराबर 90 रहेगा तो 9 चौके 36, 4 में 1 घटा कितना प्रतिबिंब मिलेगा हो 3 प्रतिबिंब। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण में पहला हम क्या देखें, समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है कैसा मिलता है, काल्पनिक मिलता है, बराबर मिलता है, पार्श्व रूप से उल्टा होता है। समतल दर्पण की तरफ यदि कोई वस्तु यदि कोई व्यक्ति भी चाल से आता है तो कैसा प्रतीत होगा 2v चाल से। यदि थीटा कोण से घुमाएंगे तो कैसा प्रतीत होगा 2 थीटा कोण से। यदि हम लोग पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो समतल दर्पण को कम से कम आधा होना चाहिए। समझ गए आप, समझ गए इतना। उसके बाद प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं ये समझ गए। यदि दो समतल दर्पण को सीधा हम लोग समांतर रख देंगे तो प्रतिबिंब की संख्या कितना मिलेगा, अनंत मिलेगा। कितना मिलेगा हो, अनंत मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं समतल दर्पण के उपयोग के बारे में। ठीक है, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, बहुरूपदर्शी। बहुरूपदर्शी मतलब वही वह भूल भुलैया घर। ठीक है, कैलिडोस्कोप जिसको बोलते हैं, तो बहुरूपदर्शी में हम लोग करते हैं। आपसे पूछेगा समतल दर्पण में जो बहुरूपदर्शी का प्रयोग करता है उसको कितने डिग्री एंगल पे रखा जाता है, तो 60 डिग्री के एंगल पे। कितना डिग्री के एंगल पे रखा जाता है, 60 डिग्री के एंगल पे रखा जाता है। दूसरा होता है पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप का प्रयोग कहाँ करते हैं, समुद्री जहाज में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, समुद्री जहाज। समुद्री जहाज में जो है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पेरिस्कोप का। और इसके लिए एंगल कितना बनता है, ये थीटा बराबर कितना 45 डिग्री रहता है। कितना डिग्री रहता है, 45। यानी कि कैलिडोस्कोप के लिए 60 डिग्री और पेरिस्कोप के लिए कितना 45 डिग्री। उम्मीद आप समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण के बारे में। समझिएगा, गोलीय दर्पण पहले देखिएगा, अभी समझिए। गोलीय दर्पण के बारे में देखते हैं। गोलीय दर्पण एक्चुअली में क्या है, गोलीय दर्पण जो है किसी खोखले गोले का भाग होता है। जैसे गोला का मतलब होता है गोला, ये हो गया। ठीक है, ये किसी खोखले गोले का क्या होता है, ये भाग होता है। इसको आप इधर से कट कर दीजिएगा ना, इधर से, तो इधर से जब आप इसको मिटा दीजिएगा तो ये क्या बन जाता है, ये बन गया आपका कौन से उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण बन गया हो, उत्तल दर्पण। ठीक है, ये कौन सा दर्पण बन गया, उत्तल दर्पण। यदि आप इसका जो होता है अंदर वाला समझिएगा, यदि ये इसी को आप ऐसे बना दिए हैं, ठीक है, यदि आप इसी को ऐसे बना दिए हैं और ये वाला पार्ट क्या कर दिए, रस्तित कर दिए, ये बन गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो आपका उत्तल दर्पण होता है, एक कौन सा होता है, उत्तल दर्पण, और एक होता है अवतल दर्पण होता है। ठीक है, एक कौन सा होता है, अवतल दर्पण। समझिएगा, एक आपका होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में अंतर क्या है, मतलब फूलल का रोटी देखे हैं, फूला हुआ रोटी मतलब क्या होता है, पूरा फूला हुआ रहता है। ठीक है, तो फूला हुआ जब बीच में फूला हुआ रहेगा तो वो हो गया उत्तल दर्पण। जब रोटी क्या होता है पूरा तरीके से बैठ जाता है तो किनारे का भाग थोड़ा सा क्या होता है, फूल जाता है, और वो क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, वो कैसा हो गया, अवतल दर्पण। तो फूली हुई रोटी उत्तल दर्पण होता है एक्चुअली में। अब उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण का बाहरी भाग क्या होता है, रस्तित किया हुआ रहता है। कैसा रहता है, बाहरी भाग रस्तित। रस्तित का मतलब होता है कलई या पेंटेड किया हुआ। ठीक है, और अवतल दर्पण का क्या होता है, आंतरिक भाग जो होता है वो रस्तित किया हुआ रहता है। ठीक है, उत्तल दर्पण जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, अपसारी दर्पण। कौन सा दर्पण बोलते हैं, अपसारी दर्पण। अब एक नया वर्ड आ गया, अपसारी। और अवतल दर्पण को बोलते हैं हम लोग अभिसारी दर्पण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभिसारी दर्पण। अब ये तो वर्ड जान ही नहीं रहो, ये वर्ड होता क्या, अपसारी अभिसारी क्या है। जैसे आप टॉर्च की लाइट देखे हैं क्या, टॉर्च की लाइट देखेंगे, जैसे टॉर्च लोग जलाते हैं तो प्रकाश निकलता एक बिंदु से है, लेकिन क्या होता है, प्रकाश पूरा क्या होता है, छितरा जाता है। छितराता है कि नहीं, प्रकाश क्या हो रहा है, पूरा छितरा जा रहा है। मतलब वो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं अपसारी, जो प्रकाश के एक बिंदु से निकल करके
जो प्रकाश एक बिंदु से निकल करके पूरे ओर छितरा जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग, अपसारी दर्पण कहते हैं। और अभिसारी का मतलब हो कि जो अनंत से आने वाले प्रकाश को सिकोड़ देता है, एक जगह एडजस्ट करता है, सिकोड़ता है, उसी को क्या कहते हैं, अभिसारी। ऐसे समझिए ना हो, ऐसे देखिएगा जैसे ये बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु से क्या निकल रहा है, लाइट निकल रहा है, ये बिंदु से क्या निकल रहा है, लाइट निकल रहा है, ये टॉर्च, इससे लाइट निकल रही है, प्रकाश को क्या कर रहा है, फैला रहा है। दूसरा जो होता है ये प्रकाश इनकी तरफ आ रहा है, ये प्रकाश क्या होता है, इनकी तरफ आ रहा है, ठीक है। जब इनकी तरफ प्रकाश आ रहा है तो ये एक पॉइंट पे क्या कर देता है, इसको सिकोड़ देता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी। तो यानी कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में आप देख चुके उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, ठीक है। उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं, और अवतल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण और अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण, समझिएगा। अब हम लोग कुछ वर्ड्स देखते हैं, अब कुछ वर्ड देखिएगा, ठीक है। उत्तल दर्पण जो होते हैं, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है, आभासी सीधा कोमा वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। इसका प्रयोग जो होता है, जो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, किस मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में, ठीक है, साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं, साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं, साइड मिरर का मतलब है जो प्रकाश के बड़े भाग को एक जगह पे सिकोड़ देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइड मिरर। यानी कि प्रकाश के बड़े भाग जो होते हैं उसको एक छोटे से आईने में वो क्या करता है, दिखाने का काम करता है, ठीक है। इसलिए इसका प्रयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं, समझ गए। इसलिए इसका प्रयोग हम लोग किसके रूप में करते हैं, साइड मिरर के रूप में करते हैं। दूसरा सड़क में लगे, दूसरा सड़क पर लगे परावर्तक लैंप, जो बल्ब देखते हैं ना आप, हो सड़क पर लगे परावर्तक लैंप में इसका प्रयोग करते हैं। तो पहला उत्तल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और कैसा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। इसका प्रयोग हम लोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। दूसरा इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, सड़क पर लगे जो परावर्तक लैंप होते हैं उनमें हम लोग इसका प्रयोग कर देते हैं, ठीक है, उनमें हम लोग इसका प्रयोग कर देते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, दूसरा हम लोग देखते हैं अवतल प्रकार के इसमें प्रतिबिंब बनते हैं। तो पहला आप देखिएगा, सबसे पहले समझिएगा, जैसे ये क्या है, उत्तल दर्पण है, ये क्या है, उत्तल दर्पण, इसको बनाइएगा, ये क्या है, उत्तल दर्पण, ठीक है। इसको हम लोग क्या कह दिया, उत्तल दर्पण। इसका जो होता है ये भाग क्या है, कलर किया हुआ, क्या हुआ है, यहाँ से देखिएगा ये हो गया बीच वाला पार्ट, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, प्रधान अक्ष कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पी यानी कि ध्रुव कहते हैं, समझिएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, इसको क्या कहना है, ध्रुव। और यहाँ से देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक लाइनिंग खींचे हैं, देखिएगा एक लाइनिंग खींचे। अब यहाँ से देखें, ध्रुव और फोकस ये दोनों क्या होते हैं, बराबर थी पे हैं। यहाँ पे F हो गया और यहाँ पे क्या होता है, C, यहाँ पे क्या हो गया, C हो गया। ये तो आपका ध्रुव को हम लोग इंडिकेट करते हैं P4 हो गया पोल, ठीक है। और ये होता है X, यानी कि इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष बोलते हैं। कौन सा अक्ष बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। इसको समझिएगा, ध्रुव से फोकस, इसको क्या बोलते हैं, फोकस, इसको बोलते हैं फोकस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फोकस। ध्रुव से फोकस को मिलाने वाली जो दूरी होती है उसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको,
फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल f से इसको कहेंगे फोकस दूरी। इसको क्या कहेंगे? फोकस दूरी। समझिएगा इसको, ध्रुव से फोकस को मिलाने वाली रेखा फोकस दूरी। ध्रुव से वक्रता केंद्र को, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं इसको? वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। ध्रुव से वक्रता को मिलाने, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हो गया, यहां से यहां तक क्या होता है, हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं आर से। किससे इंडिकेट करेंगे? आर से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे? आर से। तो ये जो दोनों दूरी होता है, ये दूरी क्या होता है? बराबर होता है। इसमें देखिएगा यहाँ पे, ये क्या हो गया? सी हो गया, ये आपका एफ हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अभी सबसे पहले ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक है, ये कौन सा दर्पण हो गया? हो अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये हो गया, ये हो गया ध्रुव हो गया। यहाँ पे आपका ये फोकस हो गया, इसको क्या बोलेंगे? फोकस। फोकस को कैपिटल एफ से और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या कहलाता है? आर कहलाता है। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या। अब देखिएगा, इसको हम लिख देते हैं, ध्रुव से फोकस की दूरी। ठीक है, फोकस की दूरी बराबर क्या कहलाता है? फोकस दूरी। इसको हम लोग स्मॉल एफ से। दूसरा है ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी बराबर क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या। इसको हम लोग आर से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, अब समझिएगा इसको मिटा सकते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिएगा, जब हम लोग इसमें ये बताइए, यहाँ पे देखिए, ये जो आर है, यहाँ से भी यहाँ तक का दूरी क्या है? एफ है। यहाँ से भी यहाँ तक का दूरी क्या है? एफ है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो आर है बराबर है किसका? बताइए तो 2f का बराबर नहीं होगा। यहाँ से जो दोनों का दूरी कितना है? f ही है। तो यानी कि r बराबर कितना? 2f। तो f बराबर क्या हो गया? r/2। f बराबर क्या हो गया? हो r/2 हो गया। यानी कि फोकस जो दूरी होते हैं वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा ये पॉइंट देखते हैं, इसमें से कौन प्रतिबिंब कहाँ है ये पूछा जाता है कभी कभी। हम लोग इसमें ये देखिएगा, जैसे ये बना रहे हैं, इसको सब फिगर बनाइएगा जरूर इसको। ठीक है, ये हो गया आपका, ये तो P हो गया, ये आपका F हो गया और ये आपका C हो गया। ठीक है, समझिए। दूसरा बात देखिएगा, जब वस्तु कहाँ से आ रहा है? अनंत से आ रहा है। ये हो गया अनंत, ये क्या हो गया? अनंत। इधर देखिए, इधर अनंत होगा, ये वक्रता केंद्र, ये फोकस, ये ध्रुव हो गया। ठीक है, जब वस्तु कहाँ से आ रहा है? अनंत से आ रहा है। ठीक है, कहाँ से आ रहा है? अनंत से। अब जब वस्तु अनंत से आ रहा है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, जब वस्तु कहाँ से आ रहा है? अनंत से, तो इसका जो प्रतिबिंब, समझिएगा, ये प्रतिबिंब टकरा करके यहाँ से आएगा। एक तो प्रतिबिंब आईना से टकराया, जाके टकराया ना हो। दूसरा प्रतिबिंब कहाँ से टकराएगा ये बताइए? दूसरा प्रतिबिंब जो टकराएगा,
एक तो ये प्रतिबिंब चलिए यहाँ से टकराया, दूसरा प्रतिबिंब यहाँ पे है, मान लिया जाए ये अनंत वाला पॉइंट है, तो दूसरा जो प्रतिबिंब यहाँ से चलेगा तो ये कहाँ पे आके टकराएगा बताइए, तो यहाँ पे। तो एक्चुअली में ये कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पे होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताइए, तो फोकस पे। तो जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। ठीक है, इसके लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, समझिएगा, ये हम लोग बनाते हैं, ये ट्रिक ही देख लीजिए। चलिए छोड़िए, ये दर्पण हो गया, ठीक है, समझिएगा। ये आपका क्या हो गया, F, ये आपका क्या हो गया, C, इधर आपका क्या हो गया, अनंत, इधर आपका क्या हो गया, अनंत। चलिए इसको मान लेते हैं अनंत। जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। समझिएगा, जब वस्तु अनंत पे रहेगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस और किसके बीच में बनेगा, वक्रता केंद्र के बीच में। किसके बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। समझिएगा इसको, जब वस्तु अनंत पे है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ पे, फोकस पे। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और किसके बीच में, वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे रहेगा तो दोनों का सेम पॉइंट है ना, हो तो जहां पे है वहीं पे बनेगा। जब आगे चलिएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और किसके बीच में हो, फोकस में हो, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। और जब वस्तु फोकस पे रहेगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे। अभी समझिएगा, जब वस्तु कहां पे हो, अनंत पर, तो प्रतिबिंब देखिएगा, जब वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे, तो प्रतिबिंब पहले कहाँ बनेगा बताइए, फोकस पे। ई इधर से जाएगा, ऊ उधर से आएगा, तो इधर से इधर जाना है, ठीक है, और इधर से हमको इधर आना है, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। पहले इसको देखें, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। जब वस्तु अनंत एवं सी फॉर, समझ रहे हैं मुझे, सी मतलब हो गया वक्रता केंद्र। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो सी होता है वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, वक्रता केंद्र। जब वस्तु अनंत एवं सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच में। तो प्रतिबिंब जो होता है फोकस और किस पे बनेगा, फोकस और सी के बीच, यही ना। फिर देखिएगा, अभी हम आगे, अनंत हो गया, अनंत और वक्रता केंद्र हो गया, फिर अब कहाँ आएंगे, वक्रता केंद्र। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जहाँ था वहीं पे, वक्रता केंद्र पर है, ठीक है। जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ, फोकस पे। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में तो फोकस और वक्रता केंद्र। जब वक्रता केंद्र पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ, वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहेगा, समझिएगा, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच, यही ना हो, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब अनंत और किसके बीच में, अनंत एवं सी के बीच में, यही ना, अनंत एवं किसके बीच में बनेगा, सी के बीच में। और जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु एफ पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताइए, अनंते पर न बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंते पर न। इस तरीके से ये समझ चुके हैं हम। अब दूसरा चीज देखिएगा, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये पूछा जा रहा है। इसमें जो है कैसा बनेगा ये देखते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। सी के बीच में समझिएगा कैसा बनेगा, अनंत पे रहेगा। देखिए, जब वस्तु अनंत, अनंत मतलब जब आकाश में पूरा लंबा दूर पे है तो प्रतिबिंब छोटा दिखाई पड़ेगा कि बड़ा दिखाई पड़ेगा बताइए। तो जब आंख से बहुत दूर रहेगा तो प्रतिबिंब छोटे न दिखाई पड़ेगा बताइए, छोटे ना हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा। कैसा हो, छोटा। दूसरा वास्तविक, तीसरा उल्टा।
समझ गए? छोटा होगा, वास्तविक होगा, कैसा होगा? उल्टा होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, जब अनंत पर हो, अनंत पर हो तो कैसा बनेगा? ऐसा। ठीक है, अब दूसरा अनंत और सी पर हो, अनंत और सी पर थोड़ा सा हम क्या आगे आंख के नजदीक आ रहा है, जब आंख के थोड़ा सा नजदीक आएगा तो प्रतिबिंब क्या होगा? बढ़ेगा। तो मतलब क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा बड़ा। ठीक है, थोड़ा सा क्या होगा? थोड़ा छोटा होगा, मतलब थोड़ा सा बड़ा होगा। कैसा होगा? इसका हम लोग देखिएगा, बहुत छोटा। यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा? जब अनंत और फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब जो है बहुत छोटा, कैसा? बहुत ही छोटा। जैसे देखिए सूर्य, देखिए सूर्य पृथ्वी से भी बहुत बड़ा है, तो लेकिन वो दिखाई कैसा पड़ता है? सूर्य से, पृथ्वी से भी छोटा दिखाई पड़ रहा है। तो मतलब क्या है? बहुत ही छोटा दिखाई पड़ रहा है। अनंत पे रहेगा तो बहुत छोटा, वास्तविक, वास्तविक और कैसा दिखाई पड़ेगा? वो उल्टा दिखाई पड़ेगा। वास्तविक और कैसा पड़ेगा? उल्टा। दूसरा, अनंत और सी के बीच में रहेगा तो कहाँ बनेगा? फोकस। थोड़ा सा नजदीक आया तो अब बहुत छोटा से किस पे आ गए हम लोग? छोटा पे आ गए। कैसा बनेगा? वास्तविक और कैसा? उल्टा बनेगा। तीसरा, वक्रता केंद्र। जब वक्रता केंद्र पे कैसा बनेगा? बराबर बनेगा। कैसा बनेगा? बराबर। यहाँ पे बनेगा बराबर बनेगा, यहाँ पे कैसा? बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तीसरा देखिए, वक्रता केंद्र और फोकस, यहाँ पे कैसा बनेगा? वो यहाँ पे कैसा बन रहा है? थोड़ा बड़ा बनेगा। सीधा लिखिए, यहाँ पे कैसा बन रहा है? बड़ा। यहाँ पे जब बड़ा बन रहा है, यहाँ पे कैसा बनेगा? बड़ा। और प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा। जब एफ पर रहेगा, फोकस पर, अब आंख के बहुत नजदीक आ गया, मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। उम्मीद आप ये चीज़ समझ चुके हैं, समझे कि नहीं हो? ये इतना पॉइंट जरूर आप याद रखिए। ठीक है, इसको आप लिखिएगा, इसको लिखिएगा। ये ऐसा दर्पण हो गया, यहाँ पे मान लीजिए अनंत लिखिएगा। ठीक है, इसको मानेगा सी, इसको मानिएगा एफ, इसको मानेगा ध्रुव। यहाँ पे देखिए, जब अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ पे? फोकस पे। अनंत और इसके बीच में, प्रतिबिंब इसके बीच में। जब इस पर रहेगा तो प्रतिबिंब यहीं पे, इसके बीच में रहेगा तो इसके बीच में। जब यहाँ पे रहेगा तो प्रतिबिंब यहाँ पे। इधर से जाना है, उधर से वापस आना, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा देखिएगा, एक कंडीशन और आप याद रखिएगा। एक कंडीशन देखिएगा, जैसे कि हम ये बनाए हैं, बना दिए। ये तो एक्स एक्सेस होता है, ये एफ, ये सी, और ये हो गया ओ। इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। हम इन तीनों के बारे में देख चुके हैं। एक और कंडीशन बन सकता है, जब वस्तु किसके बीच में हो? फोकस और किसके बीच में हो? ध्रुव के बीच में हो। तो समझिएगा, जब वस्तु फोकस एवं किसके बीच में हो? ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बताइए, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? दर्पण के पीछे बड़ा बनेगा और कैसा बनेगा? हो आभासी बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा और कैसा बनेगा? आभासी बनेगा और यही सीधा बनेगा। समझ गया? बड़ा, आभासी और सीधा। यही क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। अब हम लोग थोड़ा सा यूज देख लेते हैं, इसमें कहाँ पे यूज करते हैं। जिससे उत्तल दर्पण का यूज बताएं, आप अवतल दर्पण का यूज देख लीजिए। इसका ट्रिक याद रखना है। अवतल दर्पण के उपयोग समझिएगा। लिखना है, डॉक्टर सोलर ने गाड़ी में बैठकर दाढ़ी
बनाया। हम क्या लिखे हैं, डॉक्टर सोलर ने जो है, डॉक्टर सोलर ने गाड़ी में बैठकर क्या बनाया, दाढ़ी बनाया। इसको याद रखना, डॉक्टर सोलर ने गाड़ी में बैठकर क्या बनाया, दाढ़ी बनाया। डॉक्टर सोलर ने गाड़ी में बैठ के क्या बनाया, दाढ़ी बनाया। तो डॉक्टर का मतलब है कि डॉक्टर द्वारा नाक कान गला के इलाज में, ठीक है, देखे हैं कि नाक की कान कुछ भी रहेगा ना तो उसमें ऐसे लगा के देखता है, उसमें किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का। ठीक है, दूसरा लिखे सोलर लिखे हैं, तो सोलर कुकर जो रहता है ना, सोलर कुकर में भी किसका प्रयोग होता है, इसी का। तीसरा गाड़ी, तो गाड़ी का जो हेडलाइट रहता है, गाड़ी का हेडलाइट में, किसमें, गाड़ी के हेडलाइट में, ठीक है, किसका प्रयोग होगा, वो अवतल दर्पण का। और दाढ़ी, दाढ़ी का मतलब होता है हजामती दर्पण के रूप में, किसमें होता है, हजामती दर्पण के रूप में। ठीक है, हम क्या लिखे हैं भाई आपको, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर सोलर ने गाड़ी में बैठकर क्या बनाया, दाढ़ी बनाए। तो मतलब डॉक्टर के द्वारा कहाँ होता है, नाक कान गला के इलाज में होता है। दूसरा सोलर, सोलर कुकर या सोलर सेल में इसका प्रयोग होता है। गाड़ी के हेडलाइट में इसका प्रयोग होता है। दाढ़ी बनाया तो हजामती दर्पण के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। अगला हम देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। ठीक है दोस्तों, जय।